गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है हिंदी के क्षेत्र में महान लेखकों, कवियों का योगदान। बहुत सारे ऐसे महान लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, जिनका हिंदी के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है। तो उन्हीं के कुछ लेखकों और कुछ कवियों के विषय में हम उनके योगदान को आज देखेंगे। तो उससे पहले हम इससे संबंधित कुछ मुख्य हमारे उद्देश्य हैं, उन पर नज़र डालेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि वर्ष में जो एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू करना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्यों में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो इन जानकारियों का, इन योगदानों का, लेखकों और कवियों के इन योगदानों से हमारा यही उद्देश्य है कि हम भी इनकी तरह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें और अच्छे अच्छे लेख, कविताएं लिखें। अब उसके बाद हम इसका प्रस्तावना की ओर जाते हैं कि लेखनी प्रत्येक काल में समाज का मार्गदर्शन करती आई है। जब जब समाज दिग्भ्रमित होता है, राजनीति पथ भ्रष्ट होती है और जनसाधारण किम कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में आता है, तब तब लेखनी के सिपाही उठकर लेखनी के माध्यम से इन सब का मार्गदर्शन करते हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी इसका अपवाद नहीं है। पराधीनता के उस काल में जब सर्वत्र पराभव ही पराभव दिखाई देता था, तब हमारे देश में अनेकों ऐसे क्रांतिकारी और साहित्यकार उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी पवित्र लेखनी के माध्यम से हमारे समाज का मनोबल और आत्मबल बनाए रखने का प्रशंसनीय कार्य किया। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जब कोई लेखक कुछ लिखता है, तो वो कहीं ना कहीं सभी को ऐसे प्रभावित करता है कि वो दिल को छू जाती है बात। तो उसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस तरीके के बहुत सारे लेखक और कवि हुए, जिनके माध्यम से जब हम पराधीन हैं, तो भी वहाँ वो अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को लेख दे रहे हैं, कविताएं दे रहे हैं, और उनके माध्यम से सभी लोग इतने प्रशंसनीय कार्य को क्योंकि उससे उनका मनोबल बढ़ रहा है, आत्मबल बढ़ रहा है, तो इस कार्य से सभी प्रसन्न हो रहे हैं। तो तब भी इस तरीके का उस लेखनी और कविताओं का संघर्ष था, और आज भी इस तरीके की लेख और कविताएं हमारे सम्मुख आती हैं कि हमारी जो नई नई समस्याएं हैं, नए नए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे काम आते हैं जिनकी वजह से हम खुश हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। तो इन सबको अपनी लेखनी में बांधने का काम लेखक करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लेखनी के बाद हमारे देश में कई ऐसे कवियों ने भी जन्म लिया है, जिन्होंने लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। इन्होंने अपनी कविताओं से लोगों को कुछ अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है। कविता इस देश की सबसे महान शैलियों में से एक है। भारतीय साहित्य का इतिहास भी छठवीं शताब्दी में महान महाकाव्य कविता में ही लिखा गया था। भारतीय साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उस
इसकी विविधता है, जो देश की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के कारण होती है। भारत में जन्मे इन महानतम और लोकप्रिय भारतीय कवियों ने हमें जीने का सही तरीका बताया है। इनकी कविताएँ पढ़कर हम में एक नई सोच और क्षमता जागृत होती है। इसीलिए इतने बड़े भारत देश में अलग-अलग राज्य हैं और अलग-अलग राज्यों में भी अलग-अलग राज्यों की शैलियाँ और अलग-अलग राज्यों की जो भाषाएँ हैं, उनमें अलग-अलग राज्यों से महाकाव्य, कविताएँ आदि निकल कर आती हैं। तो जब ये भारतीय साहित्य में इनका संग्रह होता है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो विभिन्न भाषाएँ हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, उनके साथ-साथ बहुत सारे जो महानतम लोकप्रिय कवि हैं, उनकी रचनाएँ सभी इसमें संग्रहित हो जाती हैं। और इन कविताओं से सभी का मनोबल बढ़ता है, सभी खुश होते हैं और जो उनको जीवन में करना है, उसके लिए भी प्रेरित किया जाता है। तो इस इन कविताओं से, इन लेखों से सभी को फ़ायदा पहुँचता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इनके कॉन्ट्रिब्यूशन, इनके योगदान को याद करते हैं। तो अब हम जब आगे चलते हैं, तो इसमें देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे लेखक हमारे सामने आते हैं। ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 में जन्मे और 6 जनवरी 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में आपने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इस दिशा में काम किया कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाना जाए। और उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया, भारतेंदु ने न केवल नई विधाओं का सृजन किया, नई-नई विधाएँ बनाई, बल्कि साहित्य की विषय वस्तु में भी नयापन लेकर आए। उन्होंने हिंदी साहित्य को देश की सामासिक संस्कृति की खूबियों के साथ पश्चिम की भौतिक और वैज्ञानिक सोच से विकसित करने की भरसक कोशिश की। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अवमानवीय शोषण के चरित्र को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। अब यहाँ हम इनके साहित्य के योगदान की बात करते हैं, तो भारतेंदु जी ने नई विधाओं का सृजन किया। उन्होंने जो पुराने समय से चली आ रही जो संस्कृति है या भौतिक और वैज्ञानिक सोच है, उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश की। बल्कि साहित्य की विषय वस्तु में भी नयापन लेकर आए और उन्होंने हिंदी साहित्य को देश की सामासिक संस्कृति की खूबियों के साथ पश्चिम की भौतिक और वैज्ञानिक सोच से विकसित करने की भरसक कोशिश की। उन्होंने पश्चिमी जो देश हैं, उनका भी वर्णन किया कि किस तरीके से अपनी जो संस्कृति है, वो उनकी संस्कृति से भिन्न है
और अपनी संस्कृति की क्या खूबियाँ हैं, इस पर भी उन्होंने सोच कर कुछ लिखने का प्रयास किया, लोगों को बताने का प्रयास किया। अब हमारे जो भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गरीबी उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी का था और पराधीनता से हम जूझ रहे थे, तो उस समय उन्होंने इस तरीके की जो कविताएँ लेख लिखे, उन कविताओं लेखों में भी उनका वर्णन आया है और शासकों के अमानवीय शोषण, जब शासक कोई ऐसा व्यवहार करता था कि वो शोषण कर रहा है अपने से नीचे के व्यक्तियों का, तो उसका चित्रण भी उन्होंने अपने साहित्य में दिया है। तो हम इन सब चीज़ों से ये समझ सकते हैं कि उस वक़्त की स्थिति किस प्रकार की थी। तो इन सभी साहित्यकारों से हम ये देखते हैं कि इनकी कृति में वहाँ उस समय का चित्रण हमारे सामने चित्रित हो जाता है, हमारे साहित्य में जब हम उठाकर देखते हैं। तो यदि हम पहले की चीज़ों पर ध्यान दें, तो हमें इन साहित्यों को पढ़ना होगा और इन साहित्यों को पढ़ने के बाद हमें उस समय की स्थिति का भान हो जाएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहीं न कहीं एक नया कुछ जागरण करने की बात सोची और जब हम इनके निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य के दायरे का चहुमुखी विकास किया। अब इनके लेखन में दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, कवित्त हैं, सवैया हैं, आदि में उत्कृष्टता का परिचय मिलता है। सभी चीज़ जो हिंदी साहित्य से संबंधित है, उनमें इन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया और इससे क्या हुआ, साहित्य के दायरे में लोगों को पढ़कर इनके साहित्य को पढ़कर उनका चहुमुखी विकास संभव हो पाया। अब दूसरे जो लेखक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 में जन्मे और 1938 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार व युग प्रवर्तक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की। उनके इस अतुल्य योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 के नाम से जाना जाता है। कितनी एक महान कार्य इन्होंने किया, जिसके द्वारा इनके नाम के आधार पर, उनका योगदान होने के आधार पर जो दूसरा युग कहा जाता है, वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और उस युग को 1900 से लेके 1920 के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरीके से हम ये देखें कि हिंदी में इन्होंने इतना महान कार्य किया। ये एक बहुत अच्छे पत्रकार भी थे, युग के प्रवर्तक थे और इसी अविस्मरणीय सेवा की उन्होंने, देश की ऐसी सेवा की इस साहित्य के माध्यम से कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता और उनका योगदान इतना अधिक था कि उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, अतुलनीय था। तो इसी यही सब देखते हुए, लेखकों का योगदान देखते हुए हमारे देश में, देश का जो विकास हुआ, इन्हीं सब लेखकों, कवियों के माध्यम से माना जाता है।
अब हम साहित्य में योगदान जब इनका देखते हैं, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान अविस्मरणीय रहा है, जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। इस युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा प्रदान करने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका साहित्य इस तरीके का साहित्य था, या इनकी साहित्य में ऐसी सांस्कृतिक चेतना की बातें कही गई हैं, जिससे कि हमें इसका पता चलता है कि उस समय में जिस तरह का साहित्य है, जिस तरीके की संस्कृति है, वो इनकी साहित्य के योगदान में दिखाई देती है। अब हम भाषा, भाव और विषय सभी की दृष्टि से उनके इस अतुल्य योगदान के कारण इस युग को द्विवेदी युग नाम दिया गया। इन्होंने जब इतना महत्वपूर्ण काम किया, इन्होंने भाषा से संबंधित इतना काम किया, भाव उसमें ऐसे इनके साहित्य में आए, और विषय की दृष्टि से भी उनके लिए इस अतुल्य योगदान, उनका जो योगदान था वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस वजह से, इस कारण से उस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। तो अब हम ये सोच सकते हैं, ये मान सकते हैं कि इतना ज़्यादा साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान था कि इनके नाम से ही उस युग का नाम माना जाने लगा। अब जब हम इनके निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि द्विवेदी का समग्र जीवन हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकास पे लगा। उनका पूरा जीवन ही इस साहित्य में लग गया। हिंदी साहित्य में साहित्येतर विषयों के माध्यम से भारतीय जनमानस को झकझोर कर स्वदेश अभिमान जागृत किया। इस तरीके से अपने जो देश का अभिमान है, वो उन्होंने रखा। तो भारतीय जो जनमानस है, उसको भी झकझोर के रख दिया। उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य में हर तरीके की उस समय में चलने वाली स्थिति को सबके सामने लाए, जिससे कि पूरी मानव जाति जो है, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। और स्वदेश का जो हमारे देश का अभिमान भी उससे जागृत हो गया। तो ये एक बहुत महान कवि थे, लेखक थे। उसके बाद जब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती अगोना गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1898 में आपने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। वह 1901 में मिर्जापुर से एटेंस की। अब उन्होंने आप 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे हैं। 20वीं शताब्दी में इनका नाम आता है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें कवियों के परिचय के अतिरिक्त समीक्षा भी दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत ही बड़े साहित्यकार थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ही लिख डाला। पूरा हिंदी साहित्य में क्या है, क्या नहीं है, पहले समय में क्या था, उन्होंने इस पूरी साहित्य का वर्णन किया है। और जिसमें कवियों के परिचय तो दिए ही हैं, उसके अलावा इन्होंने और भी कवियों की जो समीक्षा है वो करी। अब उसके बाद
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जम- बाद हम ये देखते हैं कि इनका साहित्य में योगदान क्या रहा। आचार्य शुक्ल ने पूर्ववर्ती साहित्य चिंतकों की दृष्टियों का समाहार कर एक नई आलोचना दृष्टि का निर्माण किया, जो साहित्य में आए बदलाव के अनुकूल और अधिक पूर्ण थी। उन्होंने आलोचना को इतिहास की परंपरा में रखकर देखा। हिंदी साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित आलोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल के बहुआयामी व्यक्तित्व का हिंदी साहित्य हमेशा आभारी रहेगा। और हिंदी साहित्य में जब शुक्ल जी का साहित्य पर चित्रण किया जाएगा, तो इस साहित्य में जो दृष्टि है वो हमारी अलग ही इतिहास की परंपराओं में रखकर देखी जाएगी। हिंदी साहित्य के सर्वाधिक जो प्रतिष्ठित आलोचक है पंडित रामचंद्र शुक्ल के बहुआयामी व्यक्तित्व का हिंदी साहित्य हमेशा आभारी रहेगा। इन्होंने ही ये ही एक ऐसे प्रतिष्ठित आलोचक रहे हैं जिन्होंने अपने साहित्य भंडार के साथ साथ इस कार्य में भी काम किया है। उसके बाद हमारे एक प्रसिद्ध लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही महान भारतीय लेखक थे और मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी के कहानी है, उपन्यास है, इनमें अपना अधिक योगदान दिया। इनकी जो कहानियां हैं या इनकी जो निबंध है, उपन्यास है, उनमें मुंशी प्रेमचंद ने एक ऐसा चित्र प्रस्तुत कर देते थे लोगों के सामने कि वहां हमें लगता था कि वास्तव में ये सारी चीजें हो रही हैं, हुई थी उस समय। तो इस तरीके का चित्रण उन्होंने अपनी किताबों में कहानियों में करा है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका जो योगदान है वो बहुत ही अच्छा योगदान रहा। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को निश्चित दिशा दी, एक निश्चित दिशा की ओर ले गए। प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने दौर में रहे, बल्कि किसान जीवन की उनकी पकड़ और समझ को देखते हुए उनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। जब हम बात करते हैं साहित्य के योगदान की, तो एक समय जो प्रेमचंद थे उन्होंने किसानों के ऊपर ऐसी कहानियां, नाटक, उपन्यास लिख डाले जिनको देखकर लगता था कि किस प्रकार की किसान की स्थिति थी। और प्रेमचंद का कथा जो साहित्य है जितना समकालीन परिस्थितियों पर खरा उतरा है, उतना ही बहुत हद तक आज भी दिखाई देता है। रंगभूमि, प्रेम आश्रम के किसान आज भी गांवों में देखे जा सकते हैं। उस समय जो चित्रण किया था उन्होंने, वो चित्रण आज भी देखा जा सकता है। इसका मतलब उन्होंने वो चित्र इस तरीके से उभारा या वर्तमान की स्थिति को देखते हुए इस तरीके से उभारा
के सभी उनके बहुत बड़े फैन हो गए, यानी उनके समालोचक या उनके साहित्य को पसंद करने लगे। अब उनके साहित्य के योगदान के बाद हम देखते हैं कि निष्कर्ष क्या रहा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने अपने जीवन में कई अद्भुत कृतियां लिखी हैं। तब से लेकर आज तक हिंदी साहित्य में ना ही उनके जैसा कोई हुआ है और ना ही कोई और होगा। एक बहुत बड़ी बात है, यदि किसी के लिए कही जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी साहित्य के में उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक योगदान दिया है। और सबसे अधिक योगदान के कारण जैसा उन्होंने योगदान दिया है वैसा ही उन्होंने व्यवहार पाया है। तो इसी तरीके से जो प्रेमचंद हैं वो बहुत सी कहानियां, उपन्यासों को अपने साहित्य में ला सके। इसके बाद हम प्रेमचंद जी के बाद एक और लेखक को देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 से लेकर 19 मई 1979 में उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। क्या क्या थे ये? हिंदी निबंध भी लिखा करते, हिंदी आलोचक भी थे और उपन्यासकार के भी आलोचक थे। वे हिंदी साहित्य, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। अब हम देखते हैं कि जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत भाषा और बांग्ला भाषा में भी साहित्य लिखने का सोचा और उन्होंने भारतीय कालीन भक्तिकालीन साहित्य का एक और प्रभावशाली व्यक्तित्व उनके सामने आया, तो उसमें उन्होंने सरल और उदार जीवन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान, हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी साहित्य का में योगदान कभी नकारा नहीं जा सकता। हिंदी साहित्य के पुरोधा जब होने के नाते उनके योगदान को हम कभी नकार नहीं सकते। और साहित्यकार हरीश नवल कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल पहली परंपरा के आलोचक रहे, जबकि द्विवेदी जी दूसरी परंपरा के आलोचक रहे। अब इसमें रामचंद्र शुक्ल को तो पहली परंपरा के आलोचक के रूप में जाने लगा, और जबकि द्विवेदी जी दूसरी परंपरा के भी आलोचक रहे। इन्होंने जनमानस को दूसरी से कबीरदास के परिचित कराया। जनमानस को भी इन्होंने कबीरदास से परिचित कराया। उनकी वर्णात्मकता अद्भुत थी और चरित्र पर अद्भुत पकड़ थी। तो इसके माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका जो साहित्य है
वो कहीं न कहीं एक वर्णनात्मक साहित्य है और उनके इससे बहुत सारी जो उनके वर्णनात्मक साहित्य था, उनकी चरित्र है या उनके जो चरित्र पर अद्भुत पकड़ है, उसको भी उन्होंने कभी-कभी इन साहित्य के माध्यम से बताने की पूरी चेष्टा की है। अब जो हिंदी साहित्य में इनके निष्कर्ष पर बात करें तो इनके निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी जी का साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा है। वे भाषा के प्रचंड व्यक्ति थे। भाषा उनकी भाषा में जो पकड़ थी वो अत्यंत अच्छी पकड़ मानी जाती थी। अपने निबंधों में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी व देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। इनके इसके निष्कर्ष के बाद हम आगे चलते हैं हिंदी के क्षेत्र में महान कवियों का योगदान। अब महान कवियों को यदि हम देखें तो महान कवियों में सबसे पहला योगदान कवि कबीरदास का रहा है। अब कबीरदास भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीरदास का जन्म वर्ष 1440 में हुआ। इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ महान होता है। उनका लालन पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये शांति और सच्ची शिक्षण की महान इमारत है। उन्होंने अपने बचपन में इन्होंने सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली। तो इनका जो बचपन है वो भी इसी प्रकार की शिक्षा में गया। रामानंद से इन्होंने अपनी शिक्षा ली और उसके बाद फिर ये एक साहित्य के रूप में हमारे सामने आए और इनको महान लेखक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि उनका जो एक लालन पालन है वो एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ और उसके बाद फिर जो और इसके अलावा जो और विद्यार्थी थे उनका लालन पालन भी गरीबी के आधार पर ही हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने इन इस प्रकार की कविताएं लेख आदि को लिखा गया। अब अगला हमारे सामने आ रहा है कबीरदास जी का साहित्य में योगदान। साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान किस प्रकार से रहा। कबीर संत कवि और समाज सुधारक थे। उनकी कविता का एक एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग और स्वार्थ परते की निजी दुकानदारियों को ललकारता हुआ आया। जब भी कवि या कोई कवि है या लेखक है कुछ लिखता है तो वो समाज की चीजों को उनमें उभारता है। तो इन्होंने कबीरदास जी ने एक साथ ही एक बहुत सारे जो शब्द हैं उनको लिया और धर्म के नाम पर उन्होंने ढोंग बताया, स्वार्थपरता पूर्ति की निजी स्वार्थ पूर्ति की निजी दुकानदारियों को ललकारा कि किसी का भी सब स्वार्थी हैं और इस तरीके से धर्म के नाम पर सभी एक दूसरे को ठग रहे हैं। तो कबीरदास जी ने अपने साहित्य में बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है।
तो कबीरदास जी का जो साहित्य है जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें आराम से समझ में आ जाता है, क्योंकि एक बोलचाल की भाषा में है। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में कहलवाया है। तो इसीलिए हम कबीरदास जी का जो योगदान है साहित्य में वो अत्यधिक महसूस करते हैं। अब है हमारे सामने सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत 20 मई 1900 में जन्मे और 28 दिसंबर 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा के को, कैसोनी गांव में हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी मां चल बसी। आपका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत जी के साथ एक दुखद घटना जब घट गई कि उनके जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही उनकी मां मृत्यु को प्राप्त हुई, इससे भी वो अत्यंत दुखी थे। तो हम देखते हैं कि फिर उनका जो साहित्य में योगदान था, पंत जी असाधारण प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। उनकी जो प्रतिभा है वो असाधारण रूप से हमारे सामने आती है। काव्य के भाव एवं कला दोनों ही क्षेत्रों में वे एक महान कवि सिद्ध हुए। उनके कविताओं में अलग ही भाव देखने के लिए मिलते थे, अलग ही कला उनकी देखने के लिए मिलती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एकदम असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, असाधारण प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे और छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में उन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। छायावाद जो युग था उसमें सुमित्रानंदन पंत का अत्यधिक योगदान रहा। उन्हें प्रकृति चित्रण व महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित रचनाओं का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। जब उन्होंने प्राकृतिक चित्रण, प्रकृति का चित्रण करते थे अपनी कविताओं में, और जो महर्षि अरविंद थे उनके जो आध्यात्मिक जो बातें थी वो उन्होंने अपनी रचनाओं में डाली। तो उनका जो साहित्य था बहुत अद्वितीय साहित्य था। उनकी रचनाएं बहुत अच्छी थी और इसीलिए वो एक श्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं उनका निष्कर्ष में देखें तो निष्कर्ष यह रहा, कह सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत सच्चे साहित्यकार व राष्ट्रवादी कवि थे। उनकी यह अलौकिकता है कि वह स्वयं को विस्मृत कर मस्तिष्क में बुने गए ताने बाने को कागज पर अंकित कर देते थे। वो अपने आप को बिल्कुल भूल जाते थे। जब कुछ कविताओं को उनको लिखना होता था तो वो ये भूल जाते थे कि मैं किस जगत में हूँ या मैं कौन हूँ। वो केवल एक उनके मस्तिष्क में जो चल रहा होता था, जो उनके मस्तिष्क में विचार आते थे, उनको वो कागज पर लिखते हुए चलते थे। तो सुमित्रानंदन पंत का जो साहित्य था वो एक चेतना से भरा हुआ साहित्य कह सकते हैं हम। तो सुमित्रानंदन पंत भारत की एक अमूल्य थाती थी। उनकी जो साहित्य है उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब तक सूर्य का प्रकाश और मानव का अस्तित्व रहेगा उनकी उपस्थिति का एहसास होता रहेगा। बहुत ही बड़ी एक बात उनके लिए कही जाती है कि सुमित्रानंदन पंत भारत के लिए इतने अमूल्य थे, अमूल्य हैं कि जब तक
कहा जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश रहेगा, यानी हमेशा के लिए। और मानव का जब तक अस्तित्व है, मानव भी हमेशा के लिए ही है। तो उनकी उपस्थिति भी अपना एहसास दिलाती रहेगी, यानी कि उनका योगदान भी हमें उनका एहसास दिलाता रहेगा। बहुत ही महान कवि। अब एक और कवि हमारे समक्ष जिनका योगदान हमारे देश को मिला, वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म हुआ 21 फरवरी 1899 को बंगाल की मही महिषादल रियासत, जिला मदीनीपुर में हुआ। 3 वर्ष की अवस्था में उनकी मां की मृत्यु हो गई और 20 वर्ष का होते होते पिता का भी देहांत हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल गांव से बंगाली माध्यम में हुई। उनकी पत्नी की प्रेरणा से वे हिंदी में कविताएं लिखने लगे, लेकिन 20 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उनके इस काल को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले वो 3 वर्ष के ही थे तो माँ की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई और फिर उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। तो उनका जो जीवन था एक संघर्षमय जीवन कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। छायावाद के आधार पर, आधार की जो स्तंभ है उनमें से एक निराला की केंद्रीयता रही है। वो एक निराला के नाम से भी जाना जाता है। समय ने यह सिद्ध कर दिया है अपने संयमित रचना काल में, जब उनका मन शांत रहा है, उनका सृजन अत्यंत सशक्त और उदात्त है। जब भी उनका मन शांत होता था तो वो कुछ लिखते थे, लिखना शुरू कर देते थे और उसी उनकी लेखनी के आधार पर कुछ ना कुछ इस तरीके का उनकी रचनाएं प्रकट होती थी कि उनको पढ़कर बहुत ही अच्छा महसूस होता था। और अभी भी अगर हम उनके साहित्य को देखें तो पढ़ने पर एक बहुत अच्छी जो खुशी है, जो शांति है मन को मिलती है। सरोज स्मृति, तुलसीदास इसी दौर की रचनाएं हैं। अहम का अतिरिक्त बोध, नैतिक बंधनों से विद्रोह, उनको ये था कि जो अहम है, अहंकार है, वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उस चीज को अपने साहित्य में रखा। उसकी जानकारी उन्हें बहुत अधिक थी। नैतिकता के बंधनों से उनको विद्रोह था कि नैतिकता के बंधनों में हमें इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नैतिकता के बंधनों से भी विद्रोह किया। भाषा में स्पष्टता की अभिव्यंजना, ये तत्कालीन काव्य अभिरुचि से अलग थे। उनकी जो काव्य अभिरुचि थी वो बिल्कुल अलग तरीके की अभिरुचि थी। तो इन्होंने, जो निराला जी थे, बहुत ही अच्छा साहित्य का योगदान हमारे भारत देश को दिया। उसके बाद तुलसीदास। तुलसीदास जी का नाम लेते ही भगवान श्री राम का स्वरूप सामने आ जाता है। तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव के एक छोटे से गांव में हुआ था। तुलसीदास जी की मां का नाम हुलसी
तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो तुलसीदास जी की जब बात आती है तो रामचरितमानस इनका सबसे बड़ा और लोकप्रिय साहित्य रहा है। इनके साहित्य का जब हम योगदान देखते हैं तो तुलसी गोस्वामी तुलसीदास की जो काव्य प्रतिभा का सबसे विशिष्ट पक्ष यह है कि वे समन्वयवादी थे। इन्होंने श्री रामचरितमानस में राम को शिव का और शिव को राम भक्त प्रदर्शित कर वैष्णव व शैव्य संप्रदाय में समन्वय के भाव को अभिव्यक्त किया। इनका कहना था कि रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने ये चीजें बताई कि राम शिव ही हैं और जो शिव है वो भी राम ही है। तो राम और शिव एक ही प्रकार के हैं, एक ही है, जिनकी जो भक्ति है वो हमें इस आधार पर करे कि वैष्णव है या शैव्य संप्रदाय है, दोनों एक समान ही है। उसका भाव इस तरीके का उन्होंने अभिव्यक्त किया। और विनय पत्रिका भी उन्होंने लिखी। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ में ईश्वर के प्रति इनके भक्त हृदय का समर्पण दृष्टिगोचर होता है। तुलसीदास जी एक महान कवि थे और उन्होंने एक विनय पत्रिका जो लिखी उसमें भी भक्ति भाव उन्होंने अत्यधिक दिखाया। तो भक्ति भाव के कारण उनका जो पूरा जीवन था वो भक्तिमय था, भक्ति में समर्पित था, हम ये कह सकते हैं। तो तुलसीदास जी का जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा हमारे भारत देश के लिए। और इन्होंने जो रामचरितमानस की रचना की उससे भी हर व्यक्ति को एक आदर्श रूप में जीने का योगदान रहा। अब हम देखते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी गांव में सन 1498 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, किंतु विवाह के थोड़े ही दिनों बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। परिवार से विरक्त होकर वह वृंदावन और वहां से द्वारिका चली गई और 1546 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गई थी। तो मीरा का जब हम देखते हैं कि उनके जो पिता थे उन्होंने जिनसे शादी की, उनके विवाह के थोड़े से समय के बाद उनके पति की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से अपनी जो लगन है वो लगा ली। उनको कोई भी नजर नहीं आता था कृष्ण भगवान के सामने, वो एकदम कृष्ण भक्ति में लीन थी। वो कहती भी थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो मीरा की जहां भक्ति की बात करते हैं तो वो कृष्ण भक्ति में अनुरक्त थी। परिवार को भी उन्होंने छोड़कर वृंदावन चली गई, वृंदावन के बाद द्वारिका चली गई और वो भी सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही होने के कारण। इनका जो साहित्य में योगदान रहा, मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनेक भावपूर्ण गेय पदों की रचना की जो कि गाए जा सकते हैं। इस तरीके के कृष्ण के पद जो है वो बनाए जिनके संकलन
विभिन्न नामों से प्रकाशित हुए हैं। गीति काव्य की परंपरा में मीरा का अप्रतिम स्थान है। प्रेम की पीड़ा का जैसा मर्म स्पर्श वर्णन मीरा की रचनाओं में उपलब्ध होता है, वैसा हिंदी साहित्य में अन्यत्र सुलभ नहीं है। यानी कि मीरा की जो साहित्य है उसमें प्रेम की इस तरीके से पीड़ा दिखाई गई है कि उसका जो मर्म स्पर्श वर्णन किया है, उसको यदि हम अच्छी तरह से पढ़ें तो हमें लगेगा कि मीरा की जो रचनाएं हैं वो कितनी सुलभ हैं, कितनी साहित्य को लेकर या उनके हृदय को स्पर्श करती हुई बनाई गई हैं। तो मीराबाई का जो साहित्य का योगदान था वो अत्यंत स्मरणीय है, क्योंकि अभी भी उन पुस्तकों को यदि हम पढ़ें, उठाकर देखें तो हमें कहीं न कहीं इस तरीके का आभास होता है कि जो भक्ति है वो मीराबाई, कबीरदास, सूरदास इनकी भक्ति के समान ही होनी चाहिए। तो आज का जो विषय था उसमें हमने बहुत सारे साहित्यकारों का योगदान देखा। बहुत से लेखक हैं, बहुत से कवि हैं, उनके योगदान का वर्णन हमने आज किया और काफ़ी कुछ हमें ये जानने का अ, मौका मिला कि साहित्य में किस तरीके के योगदान दिए हैं लेखकों ने भी और कवियों ने भी। अब आगे हम अंत में ये देख रहे हैं कि इस इन कवियों और लेखकों के द्वारा बहुत सारे जो लेख हैं वो लिखे गए हैं और ये जो महत्वपूर्ण लिंक है, ये रेफरेंसेस हैं वो इस विषय को छूते हुए हैं। तो यदि इनके विषय में आपको और अधिक पढ़ना है तो इन रेफरेंस को काम में ले सकते हैं। अब हम इस विषय से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1886 में झांसी के चिरगांव में, 1887 में झांसी में, 1889 में महोबा में हुआ और या फिर वाराणसी में हुआ। अब मैथिली शरण गुप्त का जन्म हम सही उत्तर है हमारे सामने। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के चिरगांव में हुआ था। अब दूसरा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का किन भाषाओं पर समान अधिकार था? संस्कृत, बंगला, मराठी, मराठी और अंग्रेजी, ब्रज और संस्कृत। तो मैथिली शरण गुप्त की जो भाषाएं हैं उनका अधिकार देखा जाता है सबसे ज्यादा ब्रज और संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, कवि ने किन पंक्तियों में गर्व रहित जीवन जीने की सलाह दी है? सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, रहो न भले के कभी मगान तुच्छ वित्त में, सनाथ जी आपको करो न गर्व चित्त में, या फिर मनुष्य मात्र बंधु है या कोई भी नहीं। तो इसमें सही उत्तर है गर्व रहित जीने की सलाह किस उसमें दी गई है, किन पंक्तियों में दी गई है? रहो रहो न भले के कभी मगांत तुच्छ वित्त में। कभी भी हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत समर्थ हैं
इस गर्व में हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की चिर संचित अभिलाषा क्या थी? गुप्त जी की अभिलाषा भगवान राम का कीर्तिमान, श्री कृष्ण का कीर्तिमान, अपने पिता का कीर्तिमान या अपने माता पिता का कीर्तिमान। गुप्त जी ने अपनी अभिलाषा में, जो कि हमेशा बनी रहे, इस अभिलाषा में श्री राम का कीर्तिमान रखा था। तो सही उत्तर है भगवान राम का कीर्तिमान। अगला प्रश्न, गुप्त जी की कविताओं में कौन सी भाषा का प्रवाह है? संस्कृत, हिंदी, गुजराती या फिर सभी? गुप्त जी की कविताओं में सबसे अधिक संस्कृत भाषा का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न, गुप्त जी की काव्य की कथा वस्तु पाठक के सामने क्या प्रस्तुत करती है? भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र, भारत के भविष्य का स्वर्ण चित्र, भारत के वर्तमान का स्वर्ण चित्र या फिर सभी? इसका सही उत्तर है भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र। अब अगला प्रश्न, गुप्त जी की प्रमुख कृतियों के नाम बताएं। या साकेत, यशोधरा, जयद्रथ या सभी? इसका उत्तर है सभी। गुप्त जी के पिता कौन थे? सेठ रामचरण दास, सेठ चरण दास, सेठ तरण दास, कोई नहीं। सही उत्तर है सेठ रामचरण दास। अगला प्रश्न है, गुप्त जी के छोटे भाई कौन थे? सिया राम शरण, रामनाथ शरण, भरतनाथ शरण या कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सिया राम शरण। इस कविता में कवि किन मनुष्यों को महान मानते हैं? परोपकारी मनुष्यों को, अपना भला करने वाले मनुष्यों को, अपने रिश्ते नाते को भला करने वालों को या सभी को? इस प्रश्न का उत्तर है परोपकारी मनुष्यों को। इस कविता में कवि परोपकारी मनुष्यों को महान मानता है। अब आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगला विषय अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।